ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास जो ज्वाइन किए थे, हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या क्या चैप्टर्स हमें 11th केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, है ना। सारे के नाम देखे थे अपन। और पहला चैप्टर जो था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो हमने उसके एक दो टॉपिक पढ़े थे। जैसे कि मैंने आप लोग को लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझाया था क्या होता है, और ऐसे ही थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको मोल कंसेप्ट का दिया था। ठीक है, तो ठीक है, अपन वो फर्स्ट चैप्टर वापस चालू करेंगे आज। तो हैंड डालो, यूनिट 1, some basic concepts of chemistry. Unit 1, some basic concept of chemistry. देखिए, इस चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी रहेंगे। जो आप लोग अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स का, है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं तो वो वहां पे कवर हो जाएंगे। वो यहाँ के टॉपिक्स और वहां के टॉपिक्स सेम है। जैसे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन आप उसमें पढ़ोगे क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स आप पढ़ रहे होंगे, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो वो वाला चीज वापस मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। और एक आप पढ़ोगे साइंटिफिक नोटेशन, कि किसी भी नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो ये सारा पार्ट आप फिजिक्स में कवर कर लोगे, तो मैं वो सब चीजें यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के ही पार्ट से, विच इज बेसिकली हम बात करते हैं पहले मैटर की, है ना। और मैटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि मैटर बना हुआ होता है किससे, एटम से। तो अपन एटम का डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए एटम का डेफिनेशन, है ना। एटम का डेफिनेशन जो अपन क्लास 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, एटम का डेफिनेशन। बट आज भी हमें कंफ्यूजन रहता है कि एक एटम क्या होता है, एक मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, दोनों में अब आज भी हम कंफ्यूज रहते हैं। तो एटम के बारे में लिखना है। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which may or may not be capable of, which may or may not be capable of, which may or may not be capable of independent existence, may or may not be capable of independent existence। मतलब किसी मैटर का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनका इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझा नहीं मैं, नीलाक्ष आया है अभी क्या? हाँ, कर्तव्य है बस। हाँ, ठीक है। तो एटम क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी मैटर हुआ ना, एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है, पर एलिमेंट है तो मैटर भी हुआ। तो इसका एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको नेचर में जहां भी हाइड्रोजन मिलेगा वो हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, बट एक और हमने पढ़ा है हीलियम। इसके जस्ट बाद एक सेकंड नंबर का जो एलिमेंट रहता है वो था हीलियम। उसका एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अपन जो मे और मे नॉट वर्ड लिखे ना, वो इन दोनों के लिए अपन एप्लीकेबल है, कि इसका एक एटम एग्जिस्ट कर पा रहा है, इसका एक एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगा? या तो अपने ही किसी एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिलके क्या बना लेगा? मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। तब वो एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल क्या हुए? ये भी उस मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही हुए, बट इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस केपेबल है, मतलब दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो लिखो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। मॉलिक्यूल में क्या लिखेंगे? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सॉरी ऐसा लिखो, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या मैटर। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहां कोई मे और मे नॉट वाला केस नहीं है। विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये तो केपेबल होंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये भी मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, ये भी मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, पर दोनों में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो मॉलिक्यूल है ये एक जैसे एटम से मिलके बना है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें दो टाइप के एलिमेंट के एटम्स हैं। दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइकन डाल के लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट and second molecule of a compound, molecule of an element and second molecule of a compound। दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या है? देखो मॉलिक्यूल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो है, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अगर सेम टाइप के हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो दोनों के लिए लाइन लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में हाइफन डाल के लिखना, या फिर एक पैराग्राफ में दोनों को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। If a molecule is made up of same kind of atoms, if a molecule is made up of same kind of atoms, if a molecule is made up of same kind of atoms, it is known as molecule of an element. It is known as molecule of an element. It is known as molecule of an element. If a molecule is made up of same kind of atoms, it is known as molecule of an element. Example में आप H2 लिख लो, example H2, और क्या हो जाएगा? N2, O2, F2, Cl2, समझ रहे? फिर आपके फॉस्फोरस का P4 होता है, सल्फर का S8 होता है। ये सारे ही क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी किसके हैं? एलिमेंट के। ठीक है, हाँ। और कंपाउंड वाले में क्या लिखेंगे, या एक अगला अलग पैराग्राफ बना लीजिए। इफ अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, if a molecule is made up of different kind of atoms, if a molecule is made up of different kind of atoms, if a molecule is made up of different kind of atoms, it is known as molecule of a compound. It is known as molecule of a compound. It is known as molecule of a compound. एग्जाम्पल में एक H2O लिख लो, उसके बाद CO2, SO2, NO2, एक्सेट्रा। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट करके। ये फ्रेज मैंने उस दिन भी कहा था, है ना, आज फिर से अपन लिख भी लेते हैं उसको। लिखेंगे, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, all compounds are molecules, but not all molecules are compound, but not all molecules are compound, all compounds are molecules, but not all molecules are compound। इसका मीनिंग समझे क्या? ये जितने भी लिखे हैं और भी जितने भी कंपाउंड होते हैं सबके लिए अपन मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं। मॉलिक्यूल तो ये भी है, ये भी सारे हैं, पर ये सारे कंपाउंड नहीं है। तो सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, पर सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है, बिकॉज कुछ मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट के भी होते हैं ना, जो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, लाइन समझ में आ गई? तो कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, ये सब में हमें डिफरेंस पता रहना चाहिए, हमें कौन सा वर्ड कहां यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना के नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास ये पता है, राइट? ये हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 9th 10th में भी हम थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ते थे। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम हाइड्रोजन से लेकर के पूरा कैल्शियम तक सीक्वेंस में, बीच में क्या क्या आ जाएगा? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये पूरे 1 से लेकर के 20 इनका एटॉमिक नंबर है और 1 से लेकर के 40 में इनका पूरा मास आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? जो अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई भी थी ट्रिक कि कैसे अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं वापस इसमें। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। कि कोई भी कंपाउंड उठा लो, उसमें नंबर ऑफ या उनका जो मास का रेशियो वो हमेशा फिक्स होता है ना? जैसे आप H2O की बात कर रहे हो तो H2O में एलिमेंट्स का जो रेशियो है H और O का रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स होगा। कहीं का भी पानी ले आओ, वॉट एवर मे बी द सोर्स, आप कुएं का पानी ला रहे हो, नदी का पानी लाओ, समंदर का पानी लाओ, हर पानी में आपको जो H2O मिलेगा या जो पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा बाय वेट 1:8 होगा। 1:8 कहां से आया? 2 हाइड्रोजन का मास और 1 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। तो रेशियो क्या बन गया? 1:8। ऐसा हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट फॉर वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लो, CO2, तो मास कितना है कार्बन का यहाँ पे? 12। एक ही है तो 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 32। तो रेशियो विल बी 3:8। 4 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 3:8। ये रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स रहता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी कंपाउंड के लिए उनके एलिमेंट का जो रेशियो है बाय वेट या बाय मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉट एवर मे बी द सोर्स। आप CO2 अलग अलग तरीके से बना सकते हो, बट जितने बार भी आप किसी भी सोर्स से या किसी भी तरीके से CO2 बनाओगे या कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, उसका रेशियो ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमारा सेकेंड लॉ था। ठीक है, इससे अपन को यह पता चलता है कि हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये पता चलता है हमें रेशियो से, ताकि 9 ग्राम पानी बन सके। समझ रहे? तो इसका मतलब मैंने अगर आपको बोल दिया कि अगर आपको मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा हूं तो मुझे आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन देना चाहिए? 16, राइट? डबल। देखिए हमने इसको डबल किया ना, तो ये भी डबल दूंगा ना, तब तो काम होगा। मैं बोल दूंगा कि 2 पैकेट मैगी एक मैगी मसाला से बनाओ, तो बना लोगे क्या? बन जाएगा, पर फीका बनेगा, टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको वही सेम यूनिफॉर्म टेस्ट चाहिए तो आपको 2 पैकेट मैगी में 2 पैकेट मसाला डालना पड़ेगा, यानी कि वो उस रेशियो से बढ़ेगा आगे। समझ रहे हैं क्या? तो रेशियो इज फिक्स्ड एवरीवेयर। अगर आपको टेस्ट वैसा ही चाहिए हर बार खाने का तो रेशियो वैसे ही डालना पड़ेगा ना, है ना? समझ रहे हैं क्या? तो वही चीज कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। वो हमारा सेकंड लॉ हुआ करता था। तो पहले उन दोनों को लिखते हैं, फिर 3-4 लॉ और नए पढ़ेंगे अभी अपन 11th में, उनको उसके बाद लिखेंगे। चलो लिखो, पहला लिखो फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो आप लोगों को पता है ना। इसके 2-3 स्टेटमेंट हम पढ़ते थे। एक पढ़ते थे कि एटम या मैटर या मास, तीनों बोल सकते हैं, क्योंकि मैटर एटम से बना है और एटम के मास होते हैं, या मैटर का भी मास होता है बोल सकते हैं। तो तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लिख लो इसका डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट अच्छा, एक तो ये वाला हो गया कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक और क्या तरीका था इसको डिफाइन करने का? हाँ, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तभी तो हम बैलेंस करते थे ना क्लास 10 में। हम जब बैलेंसिंग करते थे इक्वेशन का, तो उसका रीजन क्या होता था कि व्हाई डू वी बैलेंस द इक्वेशन? बिकॉज हम चाहते थे कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, तब तो मास दोनों साइड में बराबर होंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन एंड मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन शुड बी सेम। उनका फॉर्म चेंज होगा जरूर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, राइट?
देखिए आप केमिकल चेंज करवा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चीज बनेगा, उसका फॉर्म चेंज होगा, बट मासेस विल बी सेम। ठीक है, हाँ तो लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, तो मतलब ये लॉ सिर्फ केमिकल चेंज के लिए नहीं है ना, फिजिकल चेंज के लिए भी है। आप एक आइस क्यूब लो, उसको मेजर कर लो, उसको पिघलने दो, पानी बनने दो, उसका मेजरमेंट करो वो मास का, तो आइस क्यूब और उस वाटर का जो भी उसको उसको पिघला करके बना है उसका मास सेम होगा। फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है कि नहीं? मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, तो नॉट जस्ट इन अ केमिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज ऑल्सो ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो क्या लिखे, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, the total mass of the reactants is equal to that of the products, is equal to that of the products, is equal to that of the products। ठीक है, ये लॉ जिससे जैसा उनका नाम भी लिखना, इट वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटनी लेबोजियर, नाम लिखो इनका, एंटनी लेबोजियर। ठीक है, और एक और तरीका क्या है इस लॉ को लिखने का, कि मैटर कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इसका मुझे अगर एग्जांपल लिखना होगा तो अपन वाटर का ही बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, जिसको अपन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ 2 लगाते थे। आप ऐड करके देखो सबके मासेस को, तो ये 4 आएगा, और ये कितना होता है आपका 32, ऐड करने पे कितना आया 36, और सेम चीज यहां भी करेंगे, 2 को बाहर रहने दो, अंदर आपका कितना है 2 प्लस 16। ये क्लियर है क्या लिख रहा हूं मैं? हाइड्रोजन का मास 1, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, तो ऐड करेंगे इतना, 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 2 इज 36, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसको अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ लिखते हैं। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ लिख रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ आएगा डेफिनेट प्रपोर्शंस, डेफिनेट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन, ये भी 9th वाला ही लॉ है ना, देखो इसमें आइफन डाल के, इट स्टेट्स दैट, लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, दिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज, a chemical compound is always, a chemical compound is always found to be made up of, is always found to be made up of the same elements, made up of the same elements। ये भी क्लियर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना रहेगा, कहीं और का कार्बन डाइऑक्साइड किसी और एलिमेंट से थोड़ा ना बना रहेगा, सुन रहे हैं? तो इट इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together, combined together, combined together in the same fixed proportion, combined together in the same fixed proportion, combined together in the same fixed proportion by mass, by mass, by mass। ठीक है, ये लॉ भी किसने दिया था उनका भी नाम लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम लिखना, दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, इनका नाम लिखेगा जे एल प्राउस्ट, जे एल प्राउस्ट, PROUST, जे एल प्राउस्ट। ठीक है, और इसके लिए भी अपन एक एग्जांपल लिखते हैं, ये वाटर वाला लिख लेते हैं एग्जांपल, या कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो भी आपको ठीक लगे। देखो एग्जांपल, water obtained from whatever source, water
obtained from whatever source, water obtained from whatever source will always be made up of, will always be made up of क्या? Hydrogen and oxygen, will always be made up of hydrogen and oxygen in the same fixed ratio of, in the same fixed ratio of, in the same fixed ratio of, क्या ratio? 1:8. In the same fixed ratio of 1:8 by mass. 1:8 by mass. ऐसे ही आप हर कंपाउंड के लिए लिख सकते हो, सुन रहे हैं क्या? जैसे हमने अभी वाटर के लिए लिखा, आप चाहो तो सेम स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी लिख सकते हो, अमोनिया के लिए भी लिख सकते हो, जो कंपाउंड उठा लो उसके लिए आप लिख सकते हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ पे। देखिए थर्ड लॉ, लॉ ऑफ, ये आप लोग के लिए नया है लॉ, है ना? ये लॉ आपने पहले नहीं पढ़ा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चलिए पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर समझते हैं लॉ को। देखेंगे, इट स्टेट्स दैट, it states that when two elements combine, when two elements combine to form, when two elements combine to form two or more chemical compounds, two or more chemical compounds, when two elements combine to form two or more chemical compounds, comma, then the masses of one of the elements, then the masses of one of the elements, then the masses of one of the elements which combine with the, then the masses of one of the elements which combine with a, which combine with a fixed mass of the other, which combine with a fixed mass of the other, bear a simple ratio to one another. Bear a, bear, bear a simple ratio to one another. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैच करना। When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. ठीक है, इसका मीनिंग समझना। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है? ध्यान देंगे इधर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बना सकते हैं। एक तो हम वाटर पढ़ते आ रहे हैं, और एक और कंपाउंड बन सकता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। बैलेंस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और ये तो बैलेंस्ड है। समझ रहे हैं? तो अभी अपन ने क्या लिखा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। जरूरी नहीं कि दो एलिमेंट कंबाइन करे तो हमेशा एक ही टाइप का कंपाउंड देंगे। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर मिक्सिंग रेशियो, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी दे सकते हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर लो, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, CO, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, CO2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले लो, वो तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लोगे तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO नाम का, एक NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस, एक N2O भी बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको अपन कॉमनली, इट इज नोन एज लाफिंग गैस। एक N2O5 भी बनता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो सोचिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा? जो पहली लाइन अपन लिखे कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोल रहे हैं अपन, इनके मासेस लिखता हूं मैं सबके, ठीक है? ये कितना है समझ लीजिए, ये 4 ग्राम है, ये आपका 32 ग्राम है, ठीक है? और यहाँ पे क्या रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं ये आपका 2 ग्राम है, और ये आपका 32 ग्राम है, ठीक है? फिर हमने क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ
masses of one element which combines with the fixed mass of other। तो यहां पे किसी एक का मास फिक्स कर लेते हैं, हालांकि रिएक्शन देख करके पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का मास फिक्स है, 32 है ना दोनों में, तो एक का मास फिक्स करना पड़ सकता है हमें, हो सकता है, अभी यहां नहीं करना पड़ रहा है, ऑलरेडी फिक्स है 32 32। तो अगर एक का मास फिक्स करो और फिर ये देखो कि उस फिक्स्ड मास के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी है 4 and 2 या 2 and 4, तो इनका जो रेशियो है ना वो एक सिंपल रेशियो होगा विच इज 1:2। यानी हमको रेशियो किसका लेना है, दूसरे एलिमेंट का, और जो पहला एलिमेंट है उसके मास को फिक्स रखना है। अगर ये फिक्स नहीं होता ना तो हम फिक्स करते कैसे, मान लो ये अगर 16 होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 16 होता, ये 32 होता, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये 32 हो जाए इसके जैसा, बदले में ये भी उतने ही सही बढ़ता, और फिर इन दोनों का रेशियो लेते तो वो क्या आता, सिंपल रेशियो आता 1:2। सिंपल रेशियो का मतलब ये कि होल नंबर रेशियो आएगा, कभी भी 1.5 या 2.5 ऐसा नंबर नहीं आएगा, हमेशा ये जो रेशियो रहेगा ये कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। 1 and 2 आर होल नंबर्स, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में एक का मास रहेगा जो कि कंबाइन हो रहा है दूसरे के फिक्स्ड मास से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। हाँ, ये रिएक्टेंट साइड ही होगा। ठीक है, एक और समझते हैं, चलो कार्बन ऑक्सीजन वाला समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाएंगे ऐसे, एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन को क्या करोगे, यहाँ पे 2 रखोगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, करेक्ट। ऊपर वाला तो बैलेंस है, नीचे वाला बैलेंस कर दिया हमने। मासेस लिखे सबके 12 ग्राम 24 ग्राम, तो यहाँ पे भी एक फिक्स हो गया ना अपने आप, और 32 ठीक है। तो अगेन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio which is 1:2। ठीक है, यहां भी हमें चेंज नहीं करना पड़ा, अपने आप फिक्स हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल इसको देखते हैं, चलो क्या क्या है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के NO भी बना रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के NO2 भी बना रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के N2O भी बना रहे हैं। चलो इन तीनों को देखते हैं पहले, ठीक है। चलो बैलेंस करें, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2NO, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2NO2 करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, समझे। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको दिखे कि अगर अनइक्वल होगा तो किसी एक को फिक्स करेंगे और फिर दूसरे का मास का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, सॉरी, यहाँ पे आप 2 लगाओगे और यहाँ पे 2 लगाओगे, हो गया बैलेंस। सारे बैलेंस है, तीनों के तीनों बैलेंस है। चलिए अब सबके मासेस लिखते हैं, मुझे बताइएगा ना। एन का मास कितना होता है 14, नाइट्रोजन का मास क्या होता है 7, उसका एटॉमिक नंबर है, 14 उसका मास है। तो यहां हो गया आपका 28 ग्राम, ये हो गया 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 28 ग्राम, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 64 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका 56 ग्राम, 4 है ना, और यहाँ पे हो गया 32 ग्राम, ठीक है। दोनों एलिमेंट में से किसी का भी मास फिक्स नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। तो अब अपन सेम करेंगे, बताइए किसको सेम करें, ऑक्सीजन के मास को सेम करें तीनों में, कि नाइट्रोजन के मास को सेम करें, ऑक्सीजन को करें। चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो ऑक्सीजन को करते हैं। तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 64 है ना, तो आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 28 ग्राम को 64 ग्राम चाहिए, तो 32 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा, 14 ग्राम, समझ गए क्या। अब हो गया एक फिक्स, ऑक्सीजन सब जगह फिक्स हो गया ना। देखो इसको चेंज करें तो यहां भी चेंज होगा, ऐसा नहीं कर रहा कि बस इसको आधा कर दिए, ये आधा होगा तो ये भी तो आधा हो जाएगा ना। तो अब देखो तीनों का रेशियो कितना है, एक जगह 28 ग्राम लिया हुआ है, एक जगह 14 ग्राम लिया हुआ है, और एक जगह 56, यानी कि रेशियो क्या हो गया, अगर आप 14 का टेबल चलाओगे तो 1:2:4, 1:, या 2:1:4 बोल लो, पर रेशियो तो सिंपल है ना, होल नंबर रेशियो है, ये बोल रहे थे अपन, समझे क्या। पिछले 2 एग्जाम्पल में हमें कुछ करना नहीं पड़ा, पहले से ही एक का मास फिक्स हो रहा था, बट इसमें हमने कुछ किया ताकि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाए। और आप लोगों ने बोला ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। अगर आप लोगों ने नाइट्रोजन बोला होता तो नाइट्रोजन यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी 28 है, मैं इसको 28 करने की कोशिश करता, उसके लिए मैं इसको हाफ से डिवाइड कर देता ताकि ये 28 हो जाए, तो ये कितना हो जाता
16। तो अब रेशियो क्या होता? 16, 32 एंड 64। अभी भी देखो रेशियो वही आ रहा है, 2:4:1। 16 का टेबल चला दो ना, 2:4:1। द रेशियो आर सिंपल। कभी भी कहीं भी आपको 1.5 2.5 नहीं मिलेगा, होल नंबर्स में मिलेगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो कोई एग्जांपल लिख लो, ये वाला, दोनों में से कोई भी एग्जांपल चलो ये वाला लिख लो एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला एग्जांपल लिख लो। एक का मास फिक्स कर दिया अपन ने, तो रेशियो जो दूसरे का निकालोगे वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा। दोनों एग्जांपल लिखना तो दोनों एग्जांपल लिख लो ये वाले। डन। चलिए नेक्स्ट अगला लॉ लिखते हैं, फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ लॉ। गे लुसैक्स लॉ ऑफ, GAY, गे लुसैक, स्पेस दे करके LUSSAC एपोस्ट्रोफी ए, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, ये डील कर रहे हैं गैस में, गैसियस वॉल्यूम, LUSSAC, हाँ, एपोस्ट्रोफी एस, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो इन्होंने गैस के बारे में ये बोला कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में कंबाइन करेंगी तब तो प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है लेट्स से अमोनिया NH3, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, हाँ मैं कर, तो N2 और 3H2 आ रहा है यहाँ पे। तो इनका जो रेशियो है ना, वो हमेशा वॉल्यूम्स में कंबाइन करते हैं, और वो वॉल्यूम का रेशियो हमेशा होल नंबर में रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 1 है, तो 1:3 इस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। कोई भी गैसेस का रिएक्शन ले लो, या गैस बन भी रही है तो देखो वो 2, यानी कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। 1:3:2 का रेशियो है यहाँ पे। तो जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं या गैसेस बनती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, यानी कि लीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, और वो वॉल्यूम्स हमेशा होल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, देखो इसका स्टेटमेंट, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, when gases react together, comma, they always do so in volumes, they always do so in volumes, they always do so in volumes which bear a, which bear a simple ratio to one another, which bear a simple ratio to one another, which bear a simple ratio to one another, and to the volumes of the product, and to the volumes of the product, and to the volumes of the product, provided, कॉमा डाल के लिखना, provided, provided all measurements of volume, provided all measurements of volume, provided all measurements of volume are done under, are done under
similar conditions of temperature and pressure are done under similar conditions of temperature and pressure are done under similar conditions of temperature and pressure. ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन कि टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं? उसका कारण है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि ये आपका एक गैस ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। जैसे आपको हवा भरते हैं, पंप होता है ना हवा भरने का, वो एक तरह का सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है। ऊपर जो आपने पकड़ा रखा है वो पिस्टन है और नीचे जो लंबा सा है वो सिलेंडर है। आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हो तब वो अंदर जा रहा है और हवा आपके साइकिल के अंदर फिल हो रही है, राइट। तो यहाँ प्रेशर अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे जो गैस है ये वाला जो पार्ट है ये खिसक के नीचे आ जाएगा ना। तो पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी है, यानी प्रेशर देने पर वॉल्यूम कम हो जाती है। उसका कारण है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। आप अगर गैस को कंप्रेस करोगे ना तो वो इजिली कंप्रेस हो जाएंगी और प्रेशर लगाने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैं सोचिए इतनी जगह पे जो गैस थी मैंने उनको कंप्रेस करके इतनी जगह पे ले आया। तो प्रेशर अलग अलग दोगे ना तो वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। सेम इज द केस विद टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा दिया ना हमने तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो वो और फास्टर मूव करेंगे, तो और दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो स्पेस बढ़ जाएगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। तो अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो एक्सपैंड नहीं होंगे, एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा वॉल्यूम अफेक्ट करेगा। इसलिए जो भी गैसेस को आप लोगे उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लोगे तो उनका वॉल्यूम हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। प्रोडक्ट के साथ भी, अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उसका भी वॉल्यूम उनके साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। ठीक है, एग्जांपल लिखिए। देखो एग्जांपल H2 plus Cl2 gives you 2HCl. H2 plus Cl2 gives you 2HCl। तो अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, तो ये कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशियो देखो 1:1:2 का रेशियो है। अगेन यहां पे भी वही फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होते। हम कभी भी रिएक्शन में वो हाफ वगैरह नहीं लिखते हैं। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? हम वो 10th में भी जब वो बनाते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो भले उसमें हाफ लिखते थे बट फिर मैंने कहा था कि कभी हाफ होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को आधा नहीं कर सकते, एटम को आधा नहीं कर सकते, राइट। तो कभी भी हम रिएक्शन में जब लिखते हैं तो सारे नंबर्स कैसे रहते हैं? होल नंबर्स के रेशियो में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट लॉ। लास्ट लॉ लिखिएगा, 5th नंबर, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, AVOGADRO। एवोगाड्रोज, AVOGADRO, एवोगाड्रोज लॉ ऑफ, एवोगाड्रोज लॉ बस लिख लेना, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, ये भी गैसेस में डील कर रहे थे। इन्होंने गैसेस की वॉल्यूम के बारे में बात करी। एवोगाड्रो ने बोला कि अगर आप सारी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, लेट्स से ये 1 लीटर हाइड्रोजन है, ये 1 लीटर ऑक्सीजन है और ये 1 लीटर नाइट्रोजन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इक्वल होंगे। ये एवोगाड्रोस का लॉ था। ठीक है, देखो स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure। यहां भी वही है, देखो जब हम गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, contain equal number of molecules। गैसेस तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगी। equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके 5 लॉ हो गए। ऐसे ही अपन 9th में ना 2 लॉ पढ़ करके एक और थ्योरी पढ़ते थे,
कौन सी थ्योरी थी वो? 9th के एटम मॉलिक्यूल चैप्टर को थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। 2 लॉ पढ़ते थे और उसके बाद एक थ्योरी होती थी जिसमें 5-6 पोस्टुलेट होते थे। थ्योरी के पोस्टुलेट्स होते हैं और लॉ के स्टेटमेंट्स, डाल्टन, है ना, जॉन डाल्टन की थ्योरी होती थी, है ना। तो उसको भी लिख लेते हैं, लिखो नीचे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 5 लॉ हो गए एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स DALTON एपोस्ट्रोफी एस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हाइफन डाल के लिखेंगे। द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर। तो डाल्टन ने कुछ नहीं, सारे लॉस को कंबाइन करके ना एक थ्योरी बना दी थी, ठीक है। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, फर्स्ट लिखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small, matter is made up of extremely small indivisible particles called atoms, indivisible particles called atoms. Matter is made up of extremely small indivisible particles called atoms. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, atoms of same elements, atoms of same element, atoms of same element are identical in all respect. Atoms of same element, atoms of same element are identical in all respect. इसका क्या मीनिंग हुआ? ये रहा एक एटम हाइड्रोजन का, ये रहा दूसरा एटम हाइड्रोजन का, ये रहा तीसरा एटम हाइड्रोजन का, तीनों हाइड्रोजन के ही है ना, तीनों हर रेस्पेक्ट में एक दूसरे से बराबर है। ऐसा नहीं कि इस हाइड्रोजन का मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। हाँ, बस वो आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए, है ना, वरना मास आइसोटॉप्स तो होंगे ना, नहीं आइसोटॉप्स तो मास अलग अलग हो जाएंगे ना। ये सबका एटॉमिक नंबर 1 1 होता है। ये अगर प्रोटियम होगा तो इसका मास 1, ये ड्यूटियम होगा तो इसका मास 2, और ये ट्रीटियम होगा तो इसका मास 3। तो अगर आइसोटॉप्स नहीं है तो सारे एटम्स हर रेस्पेक्ट में सेम होते हैं, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, मास, एवरीथिंग, ठीक है। और इसी का उल्टा पॉइंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग है हर मैटर में, साइज में भी अलग है, मास में भी अलग है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग है। तो इसका ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिखिए थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements have different properties. शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, वरना मासेस लिखो, फिर साइज लिखो, शेप लिखो, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। atoms of different elements have different properties. नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारा फर्स्ट लॉ था जो आज पढ़े अपन। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट, atoms of same or different element, atoms of same or different element, atoms of same or different element, atoms of same or different element combine together to form compounds, combined together to form compounds. ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया, है ना, सेकेंड लॉ यही तो था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। एक और लास्ट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, atoms of two elements may combine in, atoms of two elements may combine in, atoms of two elements may combine in different ratios
to form more than one compound. Atoms of two elements may combine in different ratios to form more than one compound. ये कौन सा लॉ हो गया? मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर भी बना रहे थे और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना रहे थे. कार्बन ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे थे, बट उनका जो कंबाइनिंग का रेशियो था वो अलग था, डिफरेंट था. ठीक है, तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी होगी. सारे लॉ को मिला करके एक थ्योरी बना दी उन्होंने. ठीक है, ओके. आगे बढ़ने से पहले, मोल कंसेप्ट चालू करने से पहले हम थोड़ा सा मास के बारे में डिस्कशन करेंगे. एटॉमिक मास क्या होता था? इट इज द मास ऑफ एन एटम, है ना. पहले हम इसको ग्राम में कैलकुलेट करना स्टार्ट किए थे, जो कि बहुत ही कम आ रहा था, बिकॉज एक एटम एक ऐसा एंटिटी है जो हमें दिख भी नहीं रहा है, तो उसका मास बहुत ही कम आता था. जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जब हम मास निकाले तो वो आ रहा था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड लर्न, राइट. अगर आप ऐसे ग्राम, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर करके इंस्ट्रूमेंट होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे आप सबके मास इन ग्राम निकाल सकते हो, बट उनको याद रखना बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने एक और यूनिट निकाली, दैट वाज नोन एज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपली यू भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास. और इसको भी निकालने के लिए कोई डेफिनेशन देना पड़ा कि एएमयू का मतलब क्या होगा. तो एएमयू को हम कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि एएमयू का मतलब क्या होता है. इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. हम एक कार्बन 12 एटम लेंगे, है ना, हम एक कार्बन 12 एटम लेंगे, उसका मास निकालेंगे और उसका 1/12 कर देंगे, तो वो एएमयू आ जाएगा. और वो आता है 1.67, सॉरी ये 66, ये 7 था, ये 66 है. 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. ये 1 एएमयू और ग्राम का रिलेशनशिप है. तो सारे जितने भी एटम उस समय डिस्कवर हुए या होते गए, उनके सबके मासेस ग्राम में निकाले गए और उनको एएमयू में कन्वर्ट किया गया. तो आज जो हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, एंड सो ऑन, ये सब किसमें है? एएमयू में या यू में. और इन सबको इसी रिलेशन से कन्वर्ट किया गया है. समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये होते हैं एटॉमिक मासेस. और ऐसे ही हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मासेस 9th क्लास में, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास है, वैसे मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होगा. और जब एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू है, तो सारे एएमयूज को ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी क्या होगा? एएमयू. जैसे फॉर एग्जांपल H2O इज अ मॉलिक्यूल, Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल. इन सबके मासेस निकालने के लिए आप क्या करते हो? इनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हो. जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, हर एक का मास 1 है, प्लस एक ऑक्सीजन है, हर एक का मास 16 है. तो ऐड हो गया, कितना हो गया ये? 16 + 2 18 AMU. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. सेम इज द केस हियर. 35.5 होता है क्लोरीन का मास. ऐसे 2 क्लोरीन है, तो ऐड होकर के कितना या मल्टीप्लाई होकर कितना मिलेगा आपको? 71 AMU. और सेम चीज यहां भी होगी तो कितना हो जाएगा? 16 × 2, दैट विल बी 32 AMU. तो ऐसे हम मोलर मासेस मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं. समझ रहे हैं क्या? तो उसके लिए पहले आपको 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तभी आप उनके मासेस को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे. बिकॉज इसका हमें काम आएगा मोल कंसेप्ट में. ठीक है, इसलिए बेटर है कि अगर अभी नहीं याद है तो आप पूरा हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक के मासेस भी याद रखेंगे, जिसमें आप हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, हीलियम का मास होता है 4, लिथियम का मास होता है 7, बेरिलियम इज 9, बोरॉन इज 11, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, फिर ऑक्सीजन इज 16, फ्लोरीन का होता है 19, नियॉन का होता है 20, सोडियम का होता है 23,
मैग्नीशियम इज 24, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, डबल करे थे 24 आएगा। एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन इज 28, फॉस्फोरस इज 31, सल्फर इज 32, क्लोरीन इज 35.5, आर्गन इज 40, पोटेशियम इज 39 एंड कैल्शियम इज 40। तो ये पहले 20 के एटलीस्ट याद रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में आपको इनका काम आएगा। कई बार होता है क्वेश्चन में दे देता है एटॉमिक मास, है ना, बट हम उसके भरोसे नहीं रहेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट 20 तो हम याद रखेंगे। हाँ, इसके बाहर का कुछ आया तो आपको डेफिनेटली मास गिवन रहेगा, जैसे आयरन आ गया तो आयरन का मास हमने नहीं पढ़ा, आयरन आपका 20 के बाहर वाला है ना, नहीं आपका 26 नंबर का, तो इसका आपको अभी एटॉमिक मास नहीं पता होगा, तो इसका मास आपको दे देगा ताकि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सको। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में आपको मास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डन, हिंट डालिए मोल कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना 11th का, ये आपको आगे भी काम आता है। इसके बाद आप आगे बहुत बार मोल वर्ड सुनोगे, 12th में भी 11th में भी, तो आपको मोल का मीनिंग समझ में आना चाहिए ना, मोल कंसेप्ट। तो बेसिकली मोल होता क्या है, मोल एक यूनिट है ना, आपने भी पढ़ा भी होगा शायद फिजिक्स में भी, यूनिट पढ़े क्या, यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है, एक फंडामेंटल यूनिट ये भी होती है ना। तो मोल क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख लो एक लाइन, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखना सब्सटेंसेस किस टाइप के सब्सटेंसेस, तो वो सब्सटेंसेस आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन टाइप के सब्सटेंसेस का अमाउंट मेजर करने के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं, मोल यूनिट का यूज करते हैं। अभी आपको शायद मोल समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसी टाइप का एक यूनिट आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, जिसको हम डजन बोलते हैं। डजन तो यूज करा होगा ना सभी ने कभी ना कभी। तो डजन का मतलब क्या होता है, 12 क्वांटिटी। किसी भी चीज का अगर आप एक डजन ले रहे हो तो आपको 12 चीज मिलेगी उस चीज की, है ना। हाफ डजन लोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब इसका क्वांटिटी फिक्स हो गया ना। इन द सेम वे मोल का भी एक नंबर होगा, समझ रहे हैं क्या? बस ये फर्क है डजन और मोल में, कि डजन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ बिगर सब्सटेंस, थोड़ा बड़ा सब्सटेंस है तो हम डजन से रिप्रेजेंट करेंगे, पर अगर इस लेवल का सब्सटेंस है तो हम डजन वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, मोल। देखिए मोल में नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है, डजन में कितनी क्वांटिटी है, 12 ही है, पर मोल में वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और वो निकालने के लिए भी मोल को एक और तरीके से डिफाइन किया गया। एक तो डेफिनेशन ये होगी कि चलो इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंसेस लाइक माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, राइट। और एक और इसकी डेफिनेशन होती है जिससे इसका नंबर निकलेगा, और वो डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द क्वांटिटी, है ना, यानी कि उसका नंबर के लिए एक डेफिनेशन है कि इट विल कंटेन एज मेनी नंबर ऑफ वैल्यू या एज मेनी नंबर ऑफ मैटर विच इन विच कितने नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। कार्बन 12 एलिमेंट का आप 12 ग्राम लीजिए और उसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए, तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वही आपकी एक मोल होती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? 12 ग्राम कार्बन आपको लेना है और उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, तो वो काउंटिंग जहां खत्म होगी ना, वही नंबर आपका एक मोल का क्वांटिटी होता है। जैसे कि डजन का 12 है, वैसे ही वो नंबर एक मोल का क्वांटिटी होगा। तो ये जो काम है ये बहुत बड़ा टास्क है ना, कि 12 ग्राम कार्बन में एटम को काउंट करना, वो उसको काउंट करना जो हमें दिखता भी नहीं है, है ना। हम नेकेड आई से तो सिंगल एटम को देख भी नहीं पाते हैं, तो आप उसको काउंट कैसे करोगे कि ये रहा एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए अपन क्या किए, एक एटम का मास निकाले, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाले, जो कि आया 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का मास है ग्राम में, सुन रहे हैं क्या? आपको 12 ग्राम में कितने ऐसे एटम होंगे वो निकालना है। मैंने यही तो बोला ना कि 12 ग्राम में आप काउंटिंग चालू कर दो,
तो जहां आपकी काउंटिंग खत्म होगी वही नंबर मोल का नंबर होगा। तो वो तो कर नहीं सकते, तो हमने दूसरा तरीका क्या चूज किया कि हम एक कार्बन का मास निकाल लिए और उस मास से हम 12 ग्राम में कितने ऐसे कार्बन आ जाएंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को, तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दिया था कि अगर मैं 1 किलो आलू लेने जा रहा हूं मार्केट में, है ना, 1 किलो आलू मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। और उस दिन पता चला कि एक आलू ना 100 ग्राम का है, एक आलू 100 ग्राम का है। तो ऐसे कितने आलू आएंगे 1 किलो में? 10। सबको समझ में आया क्या पूछा मैंने? आप 1000 ग्राम लेने गए हो, 1 किलो लेने गए हो, और एक आलू 100 ग्राम का है, तो कितने आलू आएंगे? जाहिर सी बात है 10। कैसे किया आपने? 10,000 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो आया ना आंसर 10। सब ऐसे किए ना, तभी तो 10 आया। और कैसे आएगा? 10 मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। सेम काम अब यहां करना है। ये रहा हमारा 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन लेने गए थे, पता चला एक कार्बन इतने ग्राम का है, तो आप कितने कार्बन लेके आओगे अपने साथ? 12 डिवाइडेड बाई दिस, तो 12 अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो अब देखो 10⁻⁻23 को ऊपर लेके चला जाता तो कितना हो जाएगा? 10⁻23 प्लस 23 हो जाएगा। अब बचा ये नंबर 12/1.99। इसका एग्जैक्ट निकालेंगे अपन, पर पहले अगर अप्रॉक्स बोलूं मैं, तो अगर ये 12/2 होता तो आंसर 6 आता ना, पर ये 2 से थोड़ा सा कम है, 1.99 है, तो ये आंसर भी 6 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है ना वो। तो वो नंबर आता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल की क्वांटिटी होती है। जैसे एक डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही एक मोल में इतनी सारी चीजें होती है। बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। अगर आप उसको एक्सपैंड करोगे तो 6022, इसके बाद 20 जीरो और लगाने हैं। समझ पा रहे हैं? ये होता है एक मोल का मतलब। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन लिख करके ये सारा चीजें मैं लिखवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। अभी अपन बस समझे कि मोल क्या होता है, एक यूनिट है, और हमने ये समझा कि उस यूनिट में इतनी सारी क्वांटिटी होती है। जैसे कि डजन भी एक यूनिट है, उसमें 12 क्वांटिटी होती है, वैसे ही मोल भी एक यूनिट है जिसमें इतनी सारी क्वांटिटी होती है। आज बस अभी तक इतना ही किया, पर यहाँ मोल कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करेंगे, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। अब बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे चीजें, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।